नाज़रीन दोबारा से आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल है। हमारे इसका नाम है हेल्थ केयर और आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के बारे में। जी हाँ, कैंसर के बारे में आज की टॉपिक है, आज का मौजूद कैंसर के ऊपर ही बात करें। तो इसकी वजह क्या है, क्यों आता है कैंसर, और जो चीज़ खाते हैं हम इससे भी क्या कैंसर आ सकता है। जैसे कि तकरीबन लोग मुब्तला है तकरीबन चीज़ों के, जो स्मोकिंग, जर्दे के पाना, इसमें तकरीबन लोग मुब्तला है। तो क्या इससे भी आ सकता है? आज हमारे साथ डायरेक्टर इंडो यूएस हॉस्पिटल के प्रोफेसर जनाब मोहम्मद अहमद मसूद साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए अभी उनसे बात करते हैं। सर, अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में, कैंसर के बारे में। सर ये बताएं कि इसकी जो शुरुआत होती है, जी पास लोगों को, जैसा आपने कहा कि पास लोगों को मालूम नहीं होता है, जी तो आखिर मालूम मतलब कब चलता है, कैसे तकलीफें भी होती है बहुत? जी देखिए, कभी भी जो ओरल कैंसर है या दूसरे जिस्म के हिस्से में कहीं भी कैंसर अगर है, अगर आप डॉक्टर को बताएं, अगर उसका डायग्नोस हुआ है, आमतौर पे बायोप्सी कराते हैं। बायोप्सी के बाद पता चल जाता है कि आपको कैंसर है या नहीं। अगर है तो उससे आप कितना मुतासिर हुए हैं और स्टेज क्या है इसका, जी पहला स्टेज है या दूसरा स्टेज है या तीसरा स्टेज है। आमतौर पे अब आजकल जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है कैंसर का, जी उसमें ये एक ऐसा मर्ज नहीं है जी, जैसा कि आप आम तौर पे सर्दी ज़ुकाम बुखार में फिजिशियन के पास जाते हैं, जाकर बताते हैं, वो डायग्नोस करता है, फिर उसका इलाज करता है फिजिशियन। मगर कैंसर जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ये टोटली डिफरेंट है जी। कैंसर का जो भी पेशेंट आता है, अगर कैंसर डायग्नोस हो रहा है, पॉजिटिव है जिस्म के कोई हिस्से में, तो इसको एक कमेटी डिसाइड करती है जी। कमेटी को आमतौर पे कहते हैं कि ट्यूमर बोर्ड। तो ट्यूमर बोर्ड है क्या है? ट्यूमर बोर्ड में एक ग्रुप होता है जिसमें 6 से तकरीबन कहीं 10 या कभी 12 डॉक्टर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपनी फील्ड के जी। तो जो कैंसर का पेशेंट होता है, उसके जो रिपोर्ट्स होते हैं डायग्नोसिस के, ये पूरे लोग डिस्कस करते हैं जी। तो ये कौन से लोग हैं? तो ये आमतौर पे क्या है, कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर डॉक्टर जो दवाओं से मर्ज को ठीक करते हैं, ये ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। दूसरे हैं कि ऑन्को सर्जन है, जो सर्जरी से कैंसर को ठीक करते हैं। और उसके बाद रेडियोलॉजी के जो एक्सपर्ट होते हैं, रेडिएशन थेरेपी हम जिसे कहते हैं, वो रेडिएशन के ज़रिए कम किया जाते हैं। तो रेडिएशन थेरेपिस्ट भी ये टीम में होते हैं ट्यूमर बोर्ड में जी। उसके अलावा जैसा ओरल सर्जरी का, ओरल कैंसर का मामला है, तो ईएनटी सर्जन भी वो टीम में हो सकते हैं। और मान लीजिए अगर ट्यूमर है दिमाग में, ट्यूमर आमतौर पे कैंसर का जो मामला है उसको या तो मैलिग्नेंसी या ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर अगर है सिर में, ब्रेन में, तो इसमें न्यूरोसर्जन्स भी होते हैं। तो इसके अलावा पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो लैब में जो टेस्ट करते हैं कैंसर को मालूम करने के लिए, जो बायोप्सी की जाती है, जो मुतासिरा हिस्सा निकाल कर जो लैब में टेस्ट करते हैं, वो भी एक्सपर्ट होते हैं। और एक रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। ये पूरों की एक टीम होती है। ये तकरीबन 6 या 8 या 10 लोग एक्सपर्ट होते हैं। वो बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है कैंसर है जी। तो अब इसका इलाज कैसा होना चाहिए। वो इलाज को क्या है मालूम डिसाइड करते हैं, या तो दवाओं के ज़रिए से कम कर सकते हैं, या रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए कम कर सकते हैं, या सर्जरी से कम कर सकते हैं जी। आमतौर पे क्या होता है कि जब आप दवाओं से ठीक कीजिए, या रेडिएशन के ज़रिए ठीक कीजिए, या आप सर्जरी के ज़रिए ठीक कीजिए, तो आपको कीमोथेरेपी लेना पड़ता है। कीमोथेरेपी क्या है, कंट्रोल मैकेनिज़्म है कि जिस्म में या खून में कैंसर के जरासीम हो सकते हैं, जिससे दोबारा आ सकता है। इससे पहले सवाल वही था कि मुझे 2014 में हुआ, फिर आ सकता क्या। तो ये चीज़ को अगर 100% हम कहना ठीक नहीं रहेगा, मगर आमतौर पे हम पीरियाडिक टेस्ट जो होते हैं, वो टेस्ट की बुनियाद पे पता चलता है कि ये रीजनरेट हुआ है या नहीं है। तो ये चीज़ है।
तो बात ये थी कि कैंसर जब डायग्नोस होता है तो ट्यूमर बोर्ड जिसे कहते हैं, एक कमेटी होती है, एक डॉक्टर्स की एक टीम होती है, वो डिसाइड करते हैं कि दवाओं के ज़रिए कम होना चाहिए या सर्जरी के ज़रिए कम होना चाहिए और या रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए कम होना चाहिए। ये डिसाइड कर कर वो पेशेंट को बोलते हैं। अब इसके अंदर मसला यही है, ख़ास तौर से लो इनकम ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं, ये जो इसका इलाज है जो कैंसर का, वो हज़ारों में और लाखों में है। और कभी कभी बदकिस्मती से ऐसा हो जाता है कि कैंसर का इलाज आप करा रहे हैं सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, तो वहाँ पर हज़ारों लाखों रुपए खर्च हो जा रहे हैं। बिल शायद 5 लाख भी हो सकता, 10 लाख भी हो सकता, 25 लाख भी हो सकता, 50 लाख भी हो सकता। अगर ट्यूमर है, अगर वहाँ इलाज कर रहे हैं आप, तो ये हो सकता है। तो इसके बारे में जो डिसीजन लेने की टीम है वो ट्यूमर बोर्ड है। तो क्या इलाज होना चाहिए, किस तरीके का इलाज होना चाहिए, उसके कम से कम अखराजात कितने आएंगे। तो ये एक जो तरीक़ा है, ये हाईली प्रोफेशनल तरीक़ा है। और जितने भी जो नामवर हॉस्पिटल है हिंदुस्तान में, वो इसी तरीके से काम कर रहे हैं। उसको ट्यूमर बोर्ड कहते हैं। और ट्यूमर बोर्ड डिसाइड करता है कि हम क्या इलाज करना चाहिए, कितना इलाज करना चाहिए और इसकी कास्ट क्या हो सकती है। दूसरी वजह है कि आजकल अक्सर जो तकरीबन लोग बाहर खाना भी खाते हैं, कुछ ऑयल वगैरह भी, हमें पता नहीं चलता कि भाई ऑयल है कैसा है, क्योंकि ऐसे भी कुछ हो सकता है, मतलब नुकसान है ऐसे। जी, हम टीवी में देख रहे हैं, मुझे भी ताज्जुब होता है देखकर। तरकारियों के ताल्लुक़ से देख रहे हैं हम, और ग़िज़ा के जो भी आइटम्स हैं वो डुप्लीकेट जिस तरीके से बन रहे हैं। तो टीवी में कई प्रोग्राम चल रहे थे कि चावल को भी आर्टिफिशियल तरीके से किस तरीके से बनाते जा रहा है, और तरकारी को उसके ग्रोथ के लिए, तरकारी के साइज़ को बढ़ाने के लिए दवाएं दी जा रही हैं और इंजेक्शंस वगैरह दिए जा रहे हैं। और ख़ास तौर से फलों में, अक्सर कुछ लेक्चर में मैंने कहा था कि पहले हम बचपन में जब बीमार होते थे तो फ्रूट खाते थे, मगर अब हालात मिलावट की वजह से जब फ्रूट खाते हैं तो फिर बीमार होते हैं, उल्टा हो जा रहा है। तो ये तो एक बदकिस्मती की बात है कि जो अल्लाह ताला इंसान को जो मेवे दिया है, जिसे खाकर आप अपनी सेहत को अच्छी रख सकते हैं, उस मेवों में मिलावट की बुनियाद पर जो नुकसान हो रहा है, वो नुकसान वो कैंसर को भी लीड कर सकता है। उसमें से एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ जो मैं देख चुका हूँ, और इसका मैं थोड़ा मैं इस बारे में मैं थोड़ी जानकारी भी हासिल की है। जब मेवा ख़रीदते हैं आप एक मिसाल लीजिए, सेब, एप्पल जो बेचने का जो तरीक़ा है, मैंने समझता हूँ हर एक जगह, चंद जगह हो रहा है। और ये टीवी में भी एक प्रोग्राम आया था इस बारे में, किस तरीके को सेब को धोखा देकर बेचा जाता है। तो या तो सेब को कलर पिलाया जाता है, या नहीं तो सेब पे शाइनिंग आने के लिए उसके लिए जो मोमबत्ती होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। मोमबत्ती जो होती है, तो उसको क्या है, सेब को ऊपर की परत पर मोम को इस्तेमाल किया जाता है। तो मोम एक ऐसी चीज़ है जिससे क्या है मालूम, शाइनिंग आती है फल में। तो टीवी पे भी ऐसे कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो उसमें बताया गया है, तो अगर आप सेब को अगर लेंगे छुरी या ब्लेड से, सेब की ऊपर की परत को अगर आप ऐसा छिलेंगे तो उसके अंदर आपको वहाँ पर मोम आएगी वहाँ पर। तो ये मोम का इस्तेमाल और फलों पे कलर का इस्तेमाल, और वो भी जो कलर है नाखिस किस्म के जो कलर है, उसकी वजह से नुकसानात हो रहे हैं, और शायद कोई केसों में कैंसर को भी ये लीड कर सकता है। तो ये नुकसानदेह चीज़ें हैं। तो मोम से भी हाँ, और ख़ास तौर से थोड़ी रिसर्च चल रही है कैंसर के रीज़न के बारे में। उसमें से एक रीज़न कुछ रिसर्च में ये भी है कि जो खाने का जो मामला है
ज़्यादा प्लास्टिक के चीज़ों को इस्तेमाल करना वगैरह। सर मैं आपको इसके ताल्लुक से भी कुछ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी बोल। जी लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। नहीं वो जो वेजिटेरियन है और नॉन वेज है, जी जी जो वेज है और नॉन वेज है, मैं नॉर्मली मेरे फादर भी लिम्फ नोड्स का उनको कैंसर था। जी जी तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब से ये बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है जी कि जी जी डाइट के बारे में क्या डाइट लेंगे तो जो सेंस जो होते हैं हेल्थी सेंस जो नॉर्मल लोगों के लिए जी क्या होनी चाहिए, डेली डाइट क्या होनी चाहिए। हर वो मिलावट है तेल में, हर चीज में, जी हाँ। चाय में भी जी हाँ। बहुत सही जी। तो थोड़ा सा आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, आई वुड बी जी। वेरी ग्रेटफुल टू यू जी। इफ यू जस्ट आपका- अवेयरनेस व्हाट पीपल शुड ईट। आपका- हैदराबाद का ट्रेनिंग है मैं आप दावतों में जाते हैं, ओवर ईटिंग हो जाती है, नॉन वेज कर लेते हैं, रात के लेट नाइट खा लेते हैं, डाइजेशन नहीं होता। तो थोड़ा सा आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, बिल्कुल। आई वुड बी हाईली बिल्कुल। ग्रेटफुल टू यू व्हाट शुड बी द डाइट इन अ रेगुलर बेसिस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखिए, वेल आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? आप मुजफ्फर है सर। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मुजफ्फर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे आपके सवाल के बारे में। किसी वजह से जब आप पहली मर्तबा जब सवाल किए थे उसमें से सवाल का आधा हिस्सा छूट गया था जो हम समझ नहीं सके कि आप क्या पूछे आप। तो शुक्रिया आपका जो पूछे हैं आप दूसरी मर्तबा। खास तौर से आपके सवाल में जो आप केस के बारे में जो जिक्र किए, तो दो किस्म का जिक्र था। जो ऑलरेडी कैंसर से मुतासिर हुए हैं जी उनका इलाज चल रहा है या इलाज हो चुका है, वो क्या ग़िज़ा लेना चाहिए, एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि आम आदमी जिसको कैंसर नहीं हो सकता वो क्या ग़िज़ा लेना चाहिए। आमतौर पे हम ये जो मेवों की बात कर रहे थे, प्लास्टिक के इस्तेमाल की बात कर रहे थे, और आपका जो सवाल है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन इस्तेमाल करने से क्या कैंसर हो सकता, आपका जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर आपके सवाल से पहले मैं अभी कुछ चीजों का जिक्र किया था। मैं कैंसर एक ऐसी बीमारी है, मैं नहीं समझता हूं कि कैंसर का जो स्पेशलिस्ट होता है जिसको 5, 10, 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो पेशेंट को देखकर वो रिपोर्ट को पढ़कर पूरा आपके सामने सोल्यूशन रख देगा, ये नामुमकिन सी बात है कोई भी हॉस्पिटल वगैरह के लिए। उसके लिए मैंने जिक्र किया कि हर हॉस्पिटल जो हिंदुस्तान के जो नामवर हॉस्पिटल है, वो चाहे सीएमसी वेलूर हो या टाटा इंस्टीट्यूट हो मुंबई में, हर हॉस्पिटल में ये जो डिसीजंस लेते हैं और पेशेंट को जो समझाते हैं इलाज के बारे में, इलाज से पहले इलाज के बाद, ये ट्यूमर बोर्ड होता है। अभी मैं जिक्र किया, ट्यूमर बोर्ड में कई डॉक्टर होते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि क्या है, आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का प्रॉब्लम है और आपको कैंसर हो गया है, या तो लीवर का प्रॉब्लम है कैंसर हो गया है, और या तो क्या है ब्रेन में ट्यूमर हो गया है। तो ये बोर्ड में पूरे लोग होते हैं, उसमें डाइटिशियन भी होता है। आमतौर पे जब आप कार्डियक प्रॉब्लम है या न्यूरो प्रॉब्लम है, आर्थो प्रॉब्लम है, आपकी सर्जरी अगर हो रही है, तो हॉस्पिटल में डाइटिशियन खुद होता है और वो डाइटिशियन एक्सप्लेन करता है कि आपको कौन सा फूड कंटेन होना चाहिए, कितना कैलोरी लेना चाहिए, आपको क्या है फैट कितना होना चाहिए, और क्या कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए, ये सब उनका एक हिसाब किताब होता है। मैंने समझता है एक डॉक्टर भी आपको कोई प्रिस्क्राइब कर सकता है कि इतनी ग़िज़ा होना चाहिए। ये जो ग़िज़ा का जो मामला है, चाहे कैंसर हो, कार्डियोलॉजी हो, या नेफ्रोलॉजी हो, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो, जो खास तौर से नेफ्रोलॉजी में जिनको गुर्दों की शिकायत है, उनका भी जो डाइट का मामला है, ये जो एक स्पेशलाइज साइंस है, ये जो डील करते हैं वो डाइटिशियन, क्योंकि न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट है मेडिकल साइंसेस के अंदर। मैं नहीं समझ सकता हूं कि मैं या कोई और दूसरा डॉक्टर भी फलाने मर्ज के लिए ये ग़िज़ा होना, ये काम डाइटिशियन का है, न्यूट्रिशन का है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं खुद हॉस्पिटल पे होता हूं, फुल टाइम हमारे पास एक डाइटिशियन है और ऑन्कोलॉजी के एक्सपर्ट भी हैं। आप
का जो प्रॉब्लम है, आपके जो रिपोर्ट्स अगर लाएंगे तो वो रिपोर्ट्स की बुनियाद पे क्या है, आपको बाज़ाब्ता इसका एक डाइट चार्ट होता है। ये जो खाने पीने का जो मामला है ये आमतौर पे ओरली नहीं होता, इसका बाज़ाब्ता एक डाइट चार्ट होता है। और जो डाइट चार्ट होता है वो पेशेंट की उम्र और उसका वजन और ये कौन सी बीमारी में मुब्तला है और इनका इलाज क्या हुआ है और ये पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज है या नहीं तो ऑपरेटिव स्टेज है या प्री ऑपरेटिव स्टेज है, इसके ऊपर क्या है डाइट चार्ट बनाते हैं। और ये डाइटिशियन का काम है। इंशाल्लाह अगर आप थोड़ा टाइम निकालेंगे, अगर हमारे पास आएंगे तो इंशाल्लाह बगैर किसी फीस के आपको ये चीज़ मुहैया की जा सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आप इंडो यूएस हॉस्पिटल मलकपेट भी आ सकते हैं, प्रोफेसर साहब से मिल सकते हैं, खास मुलाकात कर सकते हैं। जैसा कि आज का मौजूद आपने कहा है कि आज कैंसर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो दरअसल बात खाने पीने के मामले के लेके और स्मोकिंग के लिए जो भी जर्दा तंबाकू जो भी इस्तेमाल करते हैं उन तक आज हम सभी लोग इसी के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में दिया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा शो बेहद पसंद आया होगा। मैं आसिम आबिदी अपनी पूरी टीम के साथ आप सबसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे।